नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज इंस्ट्रूमेंट? सो दीज आर पीजोइलेक्ट्रिकल सर्जिकल टिप्स. ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिक सर्जिकल टिप जो होती हैं, दे आर यूज इन पीजोइलेक्ट्रिक बोन सर्जरी. इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन of metallic tip used to selectively cut bone while sparing the surrounding tissues. These surgical tips, they come in different sizes and different forms. Okay, ऐसे sharp pointed ऐसे रहता है. ये पूरा एक circular chunk निकालने के लिए. Also, these tips can be classified into two types. Okay, first is functional classification and second is clinical classification. Functional classification involves sharp osteotomy, osteoplasty. It is made up of nitrites, steel or gold. ठीक है, इट इज़ फॉर स्मूथिंग इज़ नाइट्राइट टाइटेनियम स्टील. जो स्मूथिंग के लिए है वो नाइट्राइट टाइटेनियम स्टील होती है. शार्प कटिंग के लिए हमारे पास ऑस्टियोटोमी वगैरह के लिए और ऑस्टियोप्लास्टी वगैरह के लिए नाइट्राइट टाइटेनियम स्टील या फिर गोल्ड कलर से इसको दिखाया जाता है. स्मूथिंग में बेसिकली डायमंड कोटिंग होती है डिफरेंट, जिसकी कि स्मूथनिंग एक्शन होता है टू कंप्लीट द कट नियर द सॉफ्ट टिश्यू. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू के राउंड काटने के लिए. ब्लंट में क्या होता है कि स्टील इंसर्ट होते हैं, राउंड एंड होते हैं. इट रिफाइंस द कट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट टिश्यू. ब्लंट विल रिफाइन द कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पे शार्प कॉन्टैक्ट रह जा रहे हैं वहाँ पे उसको रिफाइन करने के लिए ब्लंट जो टिप्स हैं वो यूज़ होती है. क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में 3 आती है हमारे पास: ऑस्टियोटोमी, ऑस्टियोप्लास्टी, एक्सट्रैक्शन, और फोर्थ इज इम्प्लांट साइट प्रिपरेशन. ठीक है, इम्प्लांट साइट को प्रिपेयर करने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, ऑस्टियोप्लास्टी के लिए, ऑस्टियोटोमी के लिए. ऑल ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन कोड्स आर फॉलोड बाय अ नंबर. ठीक है, 1 2 3 4 जो है वो आइडेंटिफिकेशन कोड होता है इनका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉन्सिल्स आर डराइव फ्रॉम विच पाउच? तो हमारा आंसर है सेकेंड पाउच से हमारे पास टॉन्सिल डराइव होते हैं. सेकेंड पाउच. द डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रेकियल क्लेफ्ट एंड फेरेंजियल पाउचेस. फर्स्ट क्लेफ्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बनता है. ठीक है, सेकेंड से आर्च ग्रोज ओवरग्रोज ऑल द अदर आर्चेस एंड ब्रेकियल साइनसेस. सेकेंड आर्च जो है वो ओवरग्रो कर जाती है सभी ब्रेकियल आर्चेस को, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. इट इज़ ओवरग्रोइंग डाउनवर्ड्स. नेक्स्ट अबाउट पाउचेस. फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से बनता है फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब. फर्स्ट पाउच से फेरेंजियोटिम्पैनिक ट्यूब. फर्स्ट क्लेफ्ट से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. सेकेंड आर्च से इट ओवरग्रोज ऑल द अदर आर्चेस. सेकेंड पाउच से हमारे पास बनता है टॉन्सिल. थर्ड से थाइमस एंड इन्फीरियर पैराथायरॉइड. थर्ड पाउच से हमारे पास थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉइड बनता है. ब्रेकियल क्लेफ्ट और फेरेंजियल, थर्ड फेरेंजियल पाउच से हमारे पास बनता है थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉइड. फोर्थ से हमारे पास बनता है सुपीरियर पैराथायरॉइड, अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी, सी सेल्स ऑफ थायरॉइड. ठीक है, फोर्थ पाउच से फेरेंजियल पाउच से हमारे पास सुपीरियर पैराथायरॉइड, अल्टीमो ब्रेकियल बॉडी एंड सी सेल्स ऑफ थायरॉइड बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्बेसाइल आईक्यू रेंजेस फ्रॉम वेयर टू वेयर. ठीक है, तो आईक्यू रेंज बिलो 69 इज टर्म्ड एज रिटार्डेड. 69 से नीचे अगर आईक्यू रेंज आती है तो उसे रिटार्डेड माना जाता है, जैसे कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इडियट, इम्बेसाइल एंड देन थर्ड इज मॉरॉन. ठीक है, इडियट की जो रेंज होती है दैट इज़ बिटवीन 0 to 24. इम्बेसाइल की जो रेंज होती है दैट इज़ बिटवीन 25 to 49 एंड मॉरॉन इज़ बिटवीन 50 to 69 जिसका आईक्यू है. मतलब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बेसिस पे ग्रेड कर रहे हैं इसको. इडियट विल हैव सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इम्बेसाइल विल हैव मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट टू सीवियर, और मॉरॉन जो होता है इट हैज़ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. रेंजेस हमने देख लिए हैं. 0 to 24 हमारे पास आएगा एज अ इडियट, 24 to और 25 to 49 हमारे पास आएगा एज इम्बेसाइल, एंड 50 to 69 आएगा हमारे पास एज मॉरॉन. नेक्स्ट, द ऑर्गेनोलेक्टिव स्कोर्स फॉर हेलिटोसिस बाय रोजनबर्ग. स्ट्रॉन्ग अडर इज ग्रेडेड एज, तो स्ट्रॉन्ग अडर जब आती है तो दैट इज ग्रेडेड एज 4. ठीक है, अ ट्रेन जज sniffs the expired air and assesses whether or not this is an unpleasant air using the intensity rating. ठीक है, नॉर्मली होती है वो 0 to 5 अडर चलती है. 0 का मतलब है कोई अडर नहीं है पेशेंट के मुंह से या फिर बंदे के मुंह से कोई अडर नहीं आ रही है. 1 इज़ बेयरली नोटिसेबल अडर, 2 इज़ स्लाइट बट क्लियरली नोटिसेबल अडर, 3 इज़ मॉडरेट अडर. ठीक है, 4th इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ऑफेंसिव अडर, मतलब इतनी गंदी स्मेल आ रही है. 5वें में होता है कि एक्सट्रीमली फाउल, बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है पेशेंट के मुंह से. सो एक बार फिर रिवाइज करते हैं. 0 इज़ नो, 1 इज़ बेयरली नोटिसेबल, 2 इज़ क्लियरली नोटिसेबल, 3 इज़ मॉडरेट.
noticeable but moderate. Fourth is strongly offensive. Fifth is extremely foul smell. The cervical enamel projections by Masters and Hoskins in 1964 grades where the projection does not enter the furcation. जहाँ पे प्रोजेक्शन जो है वो फर्केशन में एंटर नहीं कर रही, वो कौन से ग्रेड में आती है? आंसर है ग्रेड 2. ठीक है, ये होता है हमारे पास सर्वाइकल इनेमल प्रोजेक्शंस, जहाँ पे इनेमल जो है वो सर्वाइकल लाइन से नीचे को प्रोजेक्ट कर रहा होता है. मास्टर्स एंड हॉस्किंस इन 1964 दे गेव क्लासिफिकेशन फॉर सर्वाइकल इनेमल प्रोजेक्शंस. ठीक है, उन्होंने 3 ग्रेड क्लासीफाई करे थे. फर्स्ट ग्रेड वाज दैट द इनेमल प्रोजेक्शन एक्सटेंड फ्रॉम द सीमेंटो इनेमल जंक्शन ऑफ द टूथ फॉरवर्ड टू द फर्केशन एंट्रेंस. ठीक है, सीमेंटो इनेमल जंक्शन से इट विल गो फॉरवर्ड और टूवर्ड्स द फर्केशन एंट्रेंस. ग्रेड 2 में हमारे पास क्या होता है? द इनेमल प्रोजेक्शन अप्रोचेज द एंट्रेंस टू द फर्केशन बट डज नॉट एंटर द फर्केशन. फर्केशन तक तो जाता है लेकिन फर्केशन के अंदर एंटर नहीं करता. हेंस इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता. ग्रेड 3 में हमारे पास द इनेमल प्रोजेक्शन एक्सटेंड्स हॉरिजॉन्टली इनटू द फर्केशन. फर्केशन के अंदर हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर रही होती है, दैट इज नोन एज ग्रेड 3. नेक्स्ट ब्रांड नेम दिया हुआ है एरेस्टिन, ARESTIN. व्हाट इज इट? इट इज़ बेसिकली मीनोसाइक्लिन. मीनोसाइक्लिन को हम एरेस्टिन बोलते हैं, ARESTIN. ठीक है, अवेलेबल है और इन्वेस्टिगेशन लोकली डिलीवर एंटीमाइक्रोबियल्स फॉर पेरिडोंटल थेरेपी. ठीक है, जो ब्रांड नेम है और उसके साथ हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं. एक्टिसाइट इज टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, आरसिटिन इज मीनोसाइक्लिन. आर्टीडॉक्स, डॉक्स जिसमें लग गया दैट इज डॉक्सीसाइक्लिन. ठीक है, डेंटामाइसिन या पेरियोक्लाइन. ठीक है, डेंटामाइसिन या पेरियोक्लाइन इट इज़ ऑल्सो मीनोसाइक्लिन. ठीक है, एरेस्टिन, डेंटामाइसिन और पेरियोक्लाइन दे आर ऑल मीनोसाइक्लिन्स. एलाइजो, ELYZO दैट इज मेट्रोनिडाजोल. पेरियोचिप इज chlorhexidine. Next, the graft taken and transferred from one species to another is known as xenograft. ठीक है, बिटवीन अगर स्पीशीज चली जा रही है बात तो दैट इज नोन एज xenograft. अलग अलग तरीके के ग्राफ्ट होते हैं हमारे पास. फर्स्ट इज ऑटोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट या फिर से ऑटोजीनस ग्राफ्ट भी बोलते हैं. दैट इज टेकन फ्रॉम वन प्लेस फ्रॉम द सेम पर्सन एंड रिप्लेस टू अनदर प्लेस इन द सेम पर्सन. फॉर एग्जाम्पल ऑशियस कोएगुलम, बोन ब्लेंड, इंट्रा ओरल कैंसलस बोन मैरो. ठीक है, इलियक ग्राफ्ट, दीज आर ऑटोग्राफ्ट्स. सेकेंड इज एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट. ग्राफ्ट टेकन फ्रॉम डिफरेंट जेनेटिकली और सेम जेनेटिकली नॉट रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम स्पीशीज. जब स्पीशीज सेम है हमारे पास देन वी विल कॉल इट एज एलोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट में हम अनकैल्सिफाइड या डीकैल्सिफाइड फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट लेते हैं. फ्रीज ड्राइड बोन ग्राफ्ट्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट xenograph or we will call it as heterograft. Graft taken or transferred from one species to another species known as xenograft. Example calf bone, kyle bone, anorganic graft. ठीक है, या फिर बोन पाउडर. इसमें बेसिकली हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट को जितना भी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि एंटीजेनिसिटी ना आए. नेक्स्ट इज एलोप्लास्टिक ग्राफ्ट्स. Alloplastic grafts are inert synthetic materials that are introduced into the body and created in a lab. ठीक है, for example HTR polymer, calcium phosphate biomaterials, coral derived materials, bioactive glass. HTR का फुल फॉर्म होता है हार्ड टिश्यू रिप्लेसमेंट पॉलीमर. ओके, बायोएक्टिव ग्लास ऑन द अदर हैंड इज अ मैन मेड बोन ग्राफ्ट. ठीक है, जिसमें कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, कैल्शियम ऑक्साइड होती है, सोडियम ऑक्साइड होती है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड होती है. ठीक है, ये बॉडी के फ्लूइड्स पे कांटेक्ट के आते ही हाइड्रोक्सी एपेटाइट लेयर बना देता है जो कि नेचुरल बोन जैसी होती है. और क्योंकि ये बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद हाइड्रोक्सी एपेटाइट की लेयर बना रहा है इसीलिए इसको बायोएक्टिव बोलते हैं. मतलब जब बायोलॉजिकल चीज़ के अंदर जाएगा तभी एक्टिवेट होगा. नेक्स्ट, वर्टुची क्लासिफिकेशन टाइप 3 इज़ व्हाट? टाइप 3 होती है हमारे पास 1, 2 एंड 1. देखो ये सिंगल थी यहाँ पे बाइफर्केशन 2 में पल्प की कैनाल चली गई और यहाँ पे फिर से 1 आ गया. ठीक है, सो दिस इज़ 1, 2, 1. सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. टाइप 1 में हमारे पास टोटल 1 आती है. टाइप 2 में हमारे पास 2 एंड देन 1 आती है. जो टाइप 3 जिसमें 1, 2, 1 आ गई. टाइप 4 में हमारे पास सीधा 2 आएगी. ठीक है, टाइप 5 में हमारे पास 1 देन 2 आएगी. ठीक है, टाइप
6 में हमारे पास 2 1 2 आएगा। टाइप 7 में हमारे पास 1 2 1 2 आएगी। टाइप 8 में हमारे पास 3 आ जाएगी सीधी, ठीक है 3। अगर कोरोनल सेक्शन में देखें तो 1 में हमारे पास एक सिंगल पूरी कैनाल आ जाती है। C2 में हमारे पास 2 ओपनिंग्स आती हैं। 3 में हमारे पास 2 ओपनिंग्स आती हैं दैट आर लोकेटेड फार अवे। 3D में हमारे पास आती है 3 ओपनिंग्स, ठीक है, दैट आर लोकेटेड फार अवे। C4 में हमारे पास एक ही ओपनिंग आती है, ठीक है। C5 में ओपनिंग स्पेसिफाई नहीं कर सकते आपकी कहाँ पर कितनी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी अल्सर ड्रग। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। तो पायरेनजिपाइन इट इज़ एन एंटी अल्सर ड्रग, ठीक है। पायरेनजिपाइन इज एन एंटीकोलिनर्जिक। इट एक्ट्स बाय सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग M1 रिसेप्टर्स। किसको ब्लॉक कर देता है? M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है सिलेक्टिवली एंड इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। सो इट इज़ यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर्स। द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट मोशन सिकनेस। तो 4 ऑप्शन दिए, हायोसिन, साइक्लिजिन, प्रोमेथाजिन। तो तीनों ही करेक्ट है। हायोसिन भी यूज़ होता है, साइक्लिजिन भी यूज़ होती है, प्रोमेथाजिन भी यूज़ होता है। मस्करनिक एंटागनिस्ट फॉर एग्जांपल हायोसिन दैट इज स्कोपोलामाइन एंड H1 एंटागनिस्ट फॉर एग्जांपल साइक्लिजिन, प्रोमेथाजिन, डाइफिनहाइड्रामीन, मैक्लिजिन, सिनाराजिन आर यूज्ड इन मोशन सिकनेस। कौन कौन से? साइक्लिजिन, प्रोमेथाजिन, डाइफिनाइल हाइड्रामीन, मैक्लिजिन एंड सिनारिजिन, ये सभी होते हैं यूज फॉर ट्रीटिंग मोशन सिकनेस। नेक्स्ट द ओरल सिफेलोस्पोरिन्स अमंग दीज इज व्हाट। 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। तो उसमें से सिफेक्लोर जो है वो ओरल सिफेलोस्पोरिन। क्लासिफिकेशंस ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स हमारे पास 5 जनरेशन है टोटल, ठीक है। हर एक में पैरेंटल हो सकती है, ओरल हो सकती है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास पैरेंटल आती है दैट इज सिफेलोथिन, सिफेलोरिडीन, सिफेजोलिन। ओरल में आता है सिफेलेक्सिन, कीफ्लेक्स बोलते हैं उसको, सिफेलॉक्सिड्रिल जिसको हम बोलते हैं ड्यूरासेफ। और ओरल और पेरेंटल दोनों, ओरल और पेरेंटल दोनों फर्स्ट जनरेशन में सिफार्डिन होती है, सिफार्डिन। सेकेंड जनरेशन में पेरेंटल हमारे पास है सिफामाइसिन सी, सिफेटॉक्सिटिन, सिफोटाइटिन, सिफेमेटाजॉल और सिफ्यूरोजाइम, ठीक है। ये पेरेंटल है सारी। ओरल में आती है सिफाक्लोर और सिफप्रोजिल, सिफाक्लोर और सिफप्रोजिल ओरल में आती है। थर्ड जनरेशन में सिफोटैक्सीम आ जाती है, सिफाटैक्सिडीम आ जाती है, सिफाट्राइक्सोन आ जाता है। ये थर्ड जनरेशन पेरेंटल में आ जाती है, ठीक है। ओरल में हमारे पास आती है सिफिक्साइम, सेफडिनेर और सेफीब्यूटिन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास आती है सेफीपाइम एंड सेफपायरोम, सेफीपाइम एंड सेफपायरोम, दीज आर फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में वी हैव सेफ्टोबिपायरोल, ठीक है, सेफ्टोबिप्रोल। सेफ्टोबिप्रोल जो है वो एक ही है सिर्फ फिफ्थ जनरेशन के अंदर, पेरेंटल और वो दोनों ही, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में खाली पेरेंटल दे रखी है, सेफीपाइम एंड सेफपायरोम। फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर। एंटी रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि HIV वायरस की जो प्रोटीएज एंजाइम होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। प्रोटीएज एंजाइम इज बीइंग ब्लॉक्ड, जिससे वायरस अपनी मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज पे नहीं पहुंच पाता और इन्फेक्टिव पार्टिकल्स नहीं बना पाता, ठीक है। दिस इज एंटी रेट्रोवायरल प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिटर्स। अमंग द ऑप्शंस गिवन हमारे पास सेक्यूनाविर जो होता है, सेक्यूनाविर it is antiretroviral protease inhibitor. Secukinumab is an antiretroviral protease inhibitor. Efavirenz and delavirdine are non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं RTIs, ये वो ड्रग होते हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि RNA से DNA नहीं बन पाता है। जो वायरल RNA होता है उससे DNA नहीं बन पाता है, ठीक है, और इससे वायरल रेप्लिकेशन थोड़ी जो है स्लो हो जाती है। इस एंजाइम के इनहिबिट होने से HIV का रेप्लिकेशन थोड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल रुक नहीं जाता लेकिन कम हो जाता है, और कंपैरेटिवली जो वायरल लोड है बॉडी के अंदर वो भी थोड़ा कम हो जाता है। डाइडेनोसिन जो है हमारे पास दैट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। हमने 3 ड्रग्स की बात की। सेक्यूनाविर जो था वो एंटी रेट्रोवायरल प्रोटीएज इनहिबिटर था, ARI। एफीवायरेंस और डेलाविरिडीन ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर थे। डाइडेनोसिन लास्ट में गया, दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो उसमें हमारे पास आता है आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। 5 ड्रग्स होते हैं। द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल
स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एजेंट्स टू द फर्स्ट लाइन थेरेपी आर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन, सिप्रेओमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, इथियोनामाइड, क्लोफाजिमाइड, एमिनोसैलिसिलिक एसिड। रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन थेरेपी में कौन आ जाएंगे हमारे पास? HRZE एंड S, दैट इज आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथैम्ब्यूटॉल एंड लास्ट में वी हैव इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑल्टरनेटिव एजेंट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन, साइक्लोसेरिन के साथ आ जाता है कैप्रियोमाइसिन, फिर आता है कैनामाइसिन, एमिकासिन, इथियोनामाइड, क्लोफिजिमाइड और फिर लास्ट में आता है एमिनोसैलिसिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज़ व्हाट, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमारे पास XXY आ जाता है, मतलब ये सुपर फीमेल हो जाती है, ठीक है। लेस बॉडी हेयर हो जाएंगे, गायनेकोमेस्टी हो जाएगा, ब्रॉडर हिप्स हो जाएंगे, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाएगी और लॉन्गर लेग्स देखे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें हमारे पास ट्राइसोमी ऑफ द 21 हो जाती है। 3-4 सिंड्रोम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 21, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY सुपर फीमेल, ठीक है। क्लाइनफेल्टर किनर से याद रखना, ठीक है, इट इज़ XXY। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर से मतलब एक जो है वो टर्न करके भाग गया, तो इसमें 45 रह जाते हैं। दिस इज X एंड O, एक खाली रह गया इसमें। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसमें होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नंबर 9 एंड नंबर 22। कौन सा? क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसके अंदर आता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 9 एंड क्रोमोसोम नंबर 22 दोनों आते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हॉर्निंग एंड कोहेन, स्टेज 7 इज व्हाट, ठीक है। स्टेज 7 होती है नोमा, ठीक है। हॉर्निंग और कोहेन ने जो स्टेजेस डिस्क्राइब की थी उसमें सबसे पहले स्टेज 1 आती है, दैट इज नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। स्टेज 2 इज नग और नप, दैट इज नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस और नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस। स्टेज 3 एंड 4 में हमारे पास नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिंग पेरियोडोंटाइटिस आता है। स्टेज 5 एंड 6 में हमारे पास आते हैं नेक्रोटाइजिंग स्टोमेटाइटिस। स्टेज 7 में वी हैव नोमा, ठीक है। देखो, नोमा को दूसरा नाम जो होता है दैट इज कैंकर मोरस। वो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है जिसमें कि माल नरिश बच्चों के अंदर देखा जाता है, या विटामिन डेफिशिएंसी होगी, या पुअर ओरल हाइजीन होगी, या पुअर इम्यूनिटी होगी। वहाँ पे अगर वो माउथ के अंदर टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली रॉट करने लग पड़ते हैं, वो कंडीशन बन जाती है नोमा, ठीक है। नोमा में स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपकी नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस आ जाएगी, मतलब गम्स ब्लीडिंग हो जाएगी हैलिटोसिस के साथ, स्वेलिंग और फीवर भी आएगा क्योंकि ये इसका रिएक्शन लगेगा। फिर गैंग्रीनस प्लाक बनना शुरू हो जाता है। फिर जहाँ जहाँ पे प्लाक बनना जाता है वहाँ पे जो टिश्यू है वो पूरा गैंग्रीनस होके वहाँ पे होल बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टिश्यू ही लूज आउट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग अदर DNA वायरसेस एक्सेप्ट, तो हमारे पास पॉक्स वायरस इज DNA वायरस, हर्पीज वायरस इज DNA वायरस, एडिनो वायरस इज DNA वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस इट इज़ नॉट अ DNA वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरस इज अ RNA वायरस, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज DNA वायरसेस। DNA वायरसेस के अंदर हमारे पास आते हैं पॉक्स, हर्पीज, एडिनो, हेपेडना, पेपिलोमा। पॉक्स, हर्पीज, एडिनो, हेपेडना एंड पेपिलोमा वायरसेस। फिर आते हैं RNA वायरसेस। RNA वायरस में सबसे पहले आता है ऑर्थोमिक्सो वायरस, रूबेला वायरस, रैप्डो वायरस। ऑर्थोमिक्सो वायरस, रूबेला वायरस, रैप्डो वायरस। फिर आते हैं पिरकोना वायरस, एरिना वायरस, आर्बो वायरस एंड पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो, आर्बो, अरीना, पिकॉर्ना एंड रैप्डोवायरस, रूबेला एंड ऑर्थोमिक्सो वायरसेस। दीज आर RNA वायरसेस। नेक्स्ट, एप्पलगेट रूल नंबर 5 इज व्हाट। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल है एप्पलगेट्स में से वो रूल नंबर 5 ये है कि सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर ईडेंचुलस एरिया इट विज ऑलवेज डिटरमिन द क्लासिफिकेशन, मतलब जो सबसे लास्ट वाला दांत जो निकाला जाने वाला है या फिर निकल चुका है, ईडेंचुलस एरिया जो है वो क्लासिफिकेशन को शो करता है या फिर उसके ऊपर क्लासिफिकेशन जो है उसको नाम मिलता है। जैसे ये हमारे पास कैनेडी क्लास 1 है जिसमें बायलेटरली मिसिंग है, यहाँ कैनेडी क्लास 2 है, यहाँ कैनेडी क्लास 3 है जिसमें यूनिलेटरली मिसिंग है बट दोनों साइड पे दांत प्रेजेंट है। कैनेडी क्लास 4 में मिड लाइन के बाद जो पोस्टीरियर टीथ है वो प्रेजेंट होता है और मिड लाइन तक आगे में ईडेंचुलस एरिया होता है, ठीक है। अब मॉडिफिकेशंस दी थी एप्पलगेट ने, सो दे वर एप्पलगेट रूल्स, ठीक है। एप्पलगेट in 1960 provided the following rules to be governed by the applications of Kennedy classification. पहला रूल था कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुड फॉलो rather than proceed extractions
दैट माइट ऑल्टर द ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। मतलब कोई अगर दांत या रूट स्टम्प कोई निकलने वाला है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व करेंगे एज अ ईडेंचुलस एरिया। ठीक है। रूल नंबर 2 कहता था कि अगर थर्ड मोलर मिसिंग है और उसको रिप्लेस नहीं करना है तो उस दांत को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अगर थर्ड मोलर को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 है कि अगर थर्ड मोलर प्रेजेंट है और उसको हम अबटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अगर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अबटमेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम वी विल कंसिडर द थर्ड मोलर। रूल 2 और 3 जो है थर्ड मोलर के लिए। ठीक है। रूल 1 कि कोई दांत एक्सट्रैक्शन होने वाली है या नहीं होने वाली। रूल 4 ये सेकंड मोलर के लिए आ जाता है कि अगर सेकंड मोलर मिसिंग है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो उसको क्लासिफिकेशन में भी नहीं लेंगे। ठीक है। रूल नंबर 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर ईडेंचुलस एरिया, इट विल डिटरमिन द क्लासिफिकेशन। सबसे पीछे वाला दांत जो मिसिंग है वही क्लासिफिकेशन को डिटरमिन करेगा। रूल नंबर 6 क्या है? द ईडेंचुलस एरियाज अदर दैन दोज डिटरमिन द क्लासिफिकेशन आर रेफर टू हैज मॉडिफिकेशन स्पेसिस एंड आर डेजिग्नेटेड बाय देयर नंबर। ठीक है। मतलब हमारे पास अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो ये ईडेंचुलस एरिया है, यहाँ पे दांत प्रेजेंट है, यहाँ ईडेंचुलस एरिया है। अगर एक और ईडेंचुलस एरिया यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, सो दिस विल बी क्लास 1 मॉड 1। ठीक है। क्योंकि बायलेटरली मिसिंग है तो कैनेडी क्लास 1। ठीक। और उसके बाद एक और ईडेंचुलस एरिया है बीच में, तो इट विल बी मॉड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग शेड गाइड। ए हमारे पास रेड ब्राउन, फिर रेड येलो शेड है, फिर ग्रे शेड है और फिर रेड ग्रे शेड है। तो ये शेड गाइड कौन से तरीके की शेड गाइड है? तो दिस इज 3। क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड गाइड डिवाइड्स द टूथ कलर्स इनटू 4 बेसिक शेड्स। ठीक है। ए शेड जो होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, बी शेड इज़ रेडिश येलो, सी जो होती है वो ग्रेइश शेड होती है, मतलब हल्का सा ग्रेइश जाती है, डी शेड जो है वो रेडिश ग्रे होती है। ठीक है। नाउ विद इन ईच रेंजेस देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डार्कनेस विच रिजल्ट्स इन अ चार्ट डिटेल्ड इनफ फॉर एवरीवन टू फाइंड देयर एग्जैक्ट टूथ कलर ऑन द गाइड। ठीक है। 4 गाइड्स हमारे पास, रेडिश ब्राउन, रेडिश येलो, देन ग्रे, देन रेडिश ग्रे। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पता नहीं क्या था, हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास इमेज दे रखी हो, बट यू कैन सी दिस। ए हमारे पास रेडिश ब्राउन आएगी, बी इज़ रेडिश येलो, सी इज़ ग्रे एंड डी इज़ रेडिश ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ अ नॉर्मल फ्लॉस FLOSS इज़ हाउ मच? तो आंसर है हमारे पास 18 इंच। ठीक है। 18 इंच की लेंथ लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ फ्लॉस अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, रफली द लेंथ बिटवीन योर टिप्स ऑफ योर फिंगर्स एंड दैट ऑफ योर एल्बो। ठीक है। उंगली की टिप से लेकर एल्बो तक उतना लेना होता है। लीविंग अबाउट 2 इंचेस बिटवीन योर हैंड्स, रैप द फ्लॉस अराउंड योर इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर्स ऑन बोथ हैंड्स, दैट इज़ द राइट वे टू फ्लॉस। मतलब इंडेक्स फिंगर और दूसरे हाथ की हमारे पास मिडल फिंगर, दोनों में से किसी भी फिंगर पे आप रैप कर लो। 18 इंच का फ्लॉस होना चाहिए और फिर उसको दांतों के बीच में हम यूज़ करते हैं। सिलेक्शन बायस कैन बी एलिमिनेटेड बाय, तो सिलेक्शन बायस को एलिमिनेट करने के लिए हम रैंडमाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है। कि हमारे जो सैम्पल है उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, उसमें कोई भी बायस ना रहे। ठीक है। तो उसको हम रैंडमली चूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सिलेक्शन बायस रिजल्टिंग फ्रॉम द सिस्टमिक एरर एसरटेनमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट। मतलब बंदे की खुद की जो विलिंगनेस और नॉन विलिंगनेस है, खुद का जो बायस है लोगों के लिए, वो एक सिलेक्शन बायस कॉज कर सकता है। पीपल हैविंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द स्टडी सैंपल्स बेस्ड ऑन एक्सपोजर एंड आउटकम। सो टू रिमूव सिलेक्शन बायस वी डू रैंडमाइजेशन। ठीक है। 3 ऑप्शन जो हैं वो हेल्प नहीं करेंगे, बाकी 3 ऑप्शन है हमारे पास, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, मैचिंग। ठीक है। इसमें सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग में भी बंदा जो है वो थोड़ा बहुत बायस तरीके से आंसर दे सकता है या फिर बायस तरीके से आउटपुट दे सकता है, बट रैंडमाइजेशन में बायस, सिलेक्शन बायस होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड इज़ हाउ मच? 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड होता है 1 मिलीग्राम फ्लोराइड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है। मतलब 1000 ml के अंदर 1 मिलीग्राम फ्लोराइड जो है दैट इज़ इक्वल टू 1 ppm ऑफ फ्लोराइड। Fluoride is 13th most abundant element in the earth crust. Parts per million, that is equivalent to milligram per liter. Next, physical quality of life, that is PQLI. It ranges from where to where? देखो quality of life हमारे पास range करती है from 0 to 100. Physical Quality of Life Index, that is PQLI, it is a composite indicator devised by Overseas Development Council. Overseas Development
काउंसिल ODC इन 1977. इंडेक्स रेंज करता है फ्रॉम 0 to 100. 0 का मतलब होता है वर्स्ट और 100 का मतलब होता है बेस्ट. ठीक है, बेस्ड अपॉन 3 चीज़ें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट. Index greater than 77 suggests that there is minimum requirement for development that is satisfied. ठीक है, अगर 77 से ज़्यादा है तो मतलब कि हमारे पास रिक्वायरमेंट मिनिमम जो चाहिए वो सेटिस्फाइबल है. ठीक है, लेकिन लिमिटेड ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ऑयल रिच नेशंस हैव लार्ज GNP पर कैपिटा बट पुअर PQLI. ठीक है, अदर कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका हैज़ लो GNP बट हैव हाईएस्ट PQLI. ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए वैल्यू जो है वो लास्ट रिकॉर्डेड जो थी वो 65 थी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज थिकनिंग एजेंट इन द डेंट्रीफाइज. तो थिकनिंग एजेंट जो हमारे पास होता है दैट इज सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हो गया हमारे पास कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड एल्जिनेट अमाइलोज. ठीक है, मॉडर्न थिकनेस इंक्लूड सिलिका, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड xanthan gum, ZANTHAN gum. Usually only small quantities of these thickeners, that is 0.5% to 3% weight by weight, are required for thickening. Non-maleficence in ethics is also known as to do no harm. Non-maleficence का मतलब होता है to do no harm. A word about theory. Ethical principles में हमारे पास आते हैं. फर्स्ट इज non-maleficence, that is to do no harm. Non-maleficence का मतलब है to do no harm. ठीक है, बेनिफिसेंस का मतलब है कि डू वेल. प्रोपोर्शनैलिटी एंड सब्सिडरी में आ जाता है रिस्क एंड बेनिफिट्स इन प्रपोर्शन. चूज द लीस्ट बर्डनसम अल्टरनेटिव, सबसे लीस्ट बर्डनसम अल्टरनेटिव जो है उसे चूज़ करना होता है. ओके, नेक्स्ट, जस्टिस इज ट्रीट लाइक ऑल केसेस अलाइक, मतलब सारे केसेस को हमें एक जैसा ट्रीट करना है, चाहे कोई जात पात का कुछ नहीं, कोई ऊपर बड़ा नहीं. रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट पेशेंट्स and well informed choices to the patients should be given. बेसिकली एथिकल प्रिंसिपल का चौथा जो फैक्टर है वो है कंसेंट. ठीक है, इश्यूज पर्टेनिंग टू DBS ट्रीटमेंट. DBS होती है हमारी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट, जहाँ पे साइकोलॉजिकली बंदा हिल चुका होता है. ठीक है, इसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट्स फिजिकल और मेंटल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. पर्सनल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है क्योंकि हमें साइकी चेंज करनी होती है पेशेंट की, जहाँ पे वो ब्रेन से या फिर साइकोलॉजिकली कोई दिक्कत को एक्सपीरियंस कर रहा है. दे शुड बी इफेक्टिवनेस, नीड फॉर साइकोसोशल केयर, पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा सलीके से होनी चाहिए, रिस्क प्रोपोर्शनल टू बेनिफिट्स होना चाहिए, मतलब जितना रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास बेनिफिट भी मिलना चाहिए. रिफ्रैक्टरी टू अदर ट्रीटमेंट्स, देयर शुड बी रैशनिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग. देयर शुड बी एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बट कंसेंट हम ले सकते हैं विद द गार्डियन. ठीक है, डेस्पिरेशन एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं देते, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं देते, लेकिन कुछ हद तक हम डेस्परेट पेशेंट को एक लेवल की जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बताते हैं कि ये हो सकता है. कॉम्पिटेंस टू कंसेंट, यूज़ ऑफ माइनर्स शुड बी अवॉइडेड. दीज आर इश्यूज़, मतलब ये चीज़ें जो है ये हमारी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें दिक्कत प्रोड्यूस करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये दिक्कतें कॉमनली इन पेशेंट्स के अंदर आती ही आती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, इफेक्टिवनेस उतनी हो ना हो कोई बता नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू.